नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो यूके पीएससी लोअर पीसीएस की वैकेंसीज आई हैं 190 टोटल रिक्त पदों पर। और इससे संबंधित काफी सारे डाउट हैं, कौन कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है, इससे संबंधित बहुत सारे डाउट हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं अभ्यर्थियों के मन में कि अदर स्टेट वाले इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। एम्प्लॉयमेंट ऑफिस यानी कि सेवा योजन कार्यालय से संबंधित डाउट है। फाइनल ईयर स्टूडेंट को भी डाउट है, भर सकते हैं नहीं भर सकते। स्थायी निवास से संबंधित डाउट है, डोमिसाइल नहीं है, क्या फॉर्म फिल कर सकते हैं नहीं कर सकते। अधिमानी अर्हता क्या है, इससे संबंधित भी डाउट है। ईडब्ल्यूएस वैलिडिटी से संबंधित डाउट है। तो सारे डाउट को इस वीडियो में क्लियर करेंगे वन बाय वन। तो वीडियो को आपको अंत तक देखना है। अगर आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो एक बार इस वीडियो को देख लीजिए, आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, आपके मन में कुछ डाउट है तो उन सभी को हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। और यूकेपीएससी लोअर पीसीएस की वैकेंसीज की नोटिफिकेशन का वीडियो हमने ऑलरेडी बना दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। और यूकेपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2016 का हमने ऑलरेडी अपलोड किया है, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं कि कैसा पेपर आया था प्री का 2016 में यूकेपीएससी लोअर पीसीएस का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा डाउट है, अदर स्टेट से वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं नहीं भर सकते। और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट ऑफिस से संबंधित जो डाउट है उसके बारे में बात करते हैं। तो इसके लिए हमें नोटिफिकेशन में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, हालांकि मैं इसको नोटिफिकेशन में थोड़ा बहुत बता चुका हूँ। तो देखिए, यूकेपीएससी लोअर पीसीएस का फॉर्म फिल करने के लिए कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशन है, पहले ये आप जान लीजिए। देखिए, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य वांछनीय अर्हता नियमावली 2010 के अनुसार निम्नवत है। समूह के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने अपनी हाई स्कूल, इंटरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपने हाई स्कूल उत्तराखंड से किया है और इंटरमीडिएट उत्तराखंड से किया है तो इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने हाई स्कूल, इंटरमीडिएट उत्तराखंड से नहीं किया है, ठीक है, तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। लेकिन इसके साथ दो और कंडीशन है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। अगर मान लिया आपने हाई स्कूल, इंटरमीडिएट उत्तराखंड से नहीं भी किया है तो दो कंडीशन और हैं जिसके बेस पर आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो दूसरी कंडीशन जान लीजिए, ये है, देखिए यहाँ पर लिखा है, सैनिक अर्धसैनिक बलों पर कार्यरत राज्य सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी राज्य की अर्धशासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्ति कर्मिक केंद्र सरकार तथा केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों के नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखंड में कार्यरत ऐसे कर्मी जिनकी सेवाएं उत्तराखंड से बाहर स्थानांतरित नहीं हो सकती हैं, स्वयं अथवा उनके पति पत्नी जैसे भी स्थिति में हो, तथा उनके पुत्र पुत्री राज्याधीन सेवाओं में समूह ब की सीधी भर्ती के चयन हेतु आवेदन के पात्र होंगे। ठीक है। देखिए, पहली कंडीशन तो है, आपने इंटरमीडिएट हाई स्कूल अगर उत्तराखंड से किया है तो आप इस फॉर्म को डायरेक्ट फिल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी कंडीशन देखिए ये है, अगर आपने ये नहीं किया है, मान लिया हाई स्कूल, इंटरमीडिएट उत्तराखंड से नहीं किया है, यदि आपके माता पिता उत्तराखंड में राज्य की और अर्धशासकीय सेवाओं में कार्यरत हैं या सैनिक हैं, अर्धसैनिक बलों में कार्यरत हैं, उनकी जॉब ऐसी है जो नॉन ट्रांसफरेबल है, मतलब कि उत्तराखंड से बाहर उनका ट्रांसफर नहीं हो सकता है। तो काफी सारे ऐसे कर्मचारी होते हैं जिनका ट्रांसफर जो है हमारे राज्य से बाहर नहीं हो सकता। जैसे उत्तराखंड पुलिस में कोई कार्यरत है, आपके माता पिता या आपका पति या आपकी पत्नी कोई ऐसी जॉब पर है जिसमें ट्रांसफर जो है उत्तराखंड से बाहर नहीं हो सकता है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये दूसरी कंडीशन है। इसके बाद देखिए, एक और कंडीशन आती है, किसी राज्य के स्थायी निवास जो आजीविका अध्ययन हेतु उत्तराखंड से बाहर निवास करते हैं। मतलब कि आप अगर उत्तराखंड के हैं लेकिन आप आजीविका या अध्ययन के लिए आप उत्तराखंड से बाहर निवास करते हैं। अब देखिए, उत्तराखंड में से बाहर आप निवास करते हैं, काफी सारे लोग उत्तराखंड के जो उत्तराखंड से बाहर निवास करते हैं, जैसे दिल्ली एरियाज में निवास करते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपनी पढ़ाई भी वहीं से करते हैं, दिल्ली से ही करते हैं, 10th 12th। वो उस फॉर्म को कैसे फिल करेंगे? तो उनके पास एक स्थायी निवास होता है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं। अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो किसी की आपको आवश्यकता नहीं है, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन है। अब देखिए, अदर स्टेट वाले की बात करें, अदर स्टेट वाले किस कंडीशन में भर सकते हैं? अदर स्टेट वालों के पास स्थायी निवास तो होगा नहीं उत्तराखंड का। अदर स्टेट वालों के दो कंडीशन हो सकती हैं, या आपके माता पिता उत्तराखंड में कार्यरत हो या आपने हाई स्कूल, इंटरमीडिएट उत्तराखंड से की हो। इन दोनों कंडीशन से आपने कुछ किया है, आप यूपी से हैं, राजस्थान से, बिहार से, कहीं से भी हैं, अगर आपने उत्तराखंड से हाई स्कूल, इंटरमीडिएट किया है या आपके माता पिता उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारी हो, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, अन्यथा आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं, ये इसमें कंडीशन दी गई है। और साथ ही साथ यही कंडीशन उत्तराखंड के लिए भी अप्लाई होती है। अगर आप उत्तराखंड से हैं
इन तीनों में से एक कंडीशन आप पर अप्लाई होनी चाहिए, ठीक है? देखिए, एक और मैं बात आपको बता दूँ, अगर आपने हाई स्कूल इंटरमीडिएट उत्तराखंड से किया है और आपके पास स्थायी निवास नहीं है, तो इसका एक घाटा होगा। फॉर्म तो आप फिल कर सकते हो, तो आप देखिए आपको रिज़र्वेशन यहाँ पर नहीं मिलेगा, ठीक है? अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, तो आपको यहाँ पर रिज़र्वेशन का कोई लाभ नहीं मिलेगा। देखिए, रिज़र्वेशन आपको तभी मिलेगा जब आपके पास डोमिसाइल होगा, ठीक है? फॉर्म तो आप फिल कर लोगे, लेकिन रिजर्वेशन का लाभ तभी मिलेगा जब आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा। तो स्थायी निवास के संबंध में आपको एक बात ये ध्यान रखनी है। बिना स्थायी निवास के भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं हाई स्कूल इंटरमीडिएट की बेस पर, लेकिन रिजर्वेशन का लाभ तभी मिलेगा जब आपके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र होगा। एक और बात देखिए, आपके पास सेवा योजन कार्यालय में आपका जो है पंजीकरण होना आवश्यक है, ठीक है? देखिए, यूके ट्रिपल एस में आवश्यक नहीं था, आप वहां पर नो भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर लिखा गया है साफ-साफ कि आपका जो पंजीकरण है सेवा योजन कार्यालय यानी कि एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में रजिस्ट्रेशन होना आपका आवश्यक है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर भी कंडीशन है उनके लिए जो पहले से जो एम्प्लॉयी हैं, मान लें कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयी है उत्तराखंड सरकार में, उनको जो है आवश्यकता नहीं है सेवा योजन कार्यालय में पंजीकरण करने की, ठीक है? तो ये कंडीशन उत्तराखंड गवर्नमेंट एम्प्लॉयी के लिए, ठीक है? जो उत्तराखंड में पहले से गवर्नमेंट एम्प्लॉयी है, उसके लिए कंडीशन है। अगर आप अन्य सेवाओं में गवर्नमेंट एम्प्लॉयी हैं, तो आपको देखिए एनओसी लेकर आप सेवा योजन कार्यालय में पंजीकरण कर सकते हैं, ठीक है? तो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस से संबंधित दूसरी कंडीशन पूर्व सैनिक के लिए है, ठीक है? उनको भी आवश्यकता नहीं है सेवा योजन कार्यालय यानी कि एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में रजिस्ट्रेशन करने की, लेकिन उनके पास जो है जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में पंजीकरण होना आवश्यक है, ठीक है? अगर आपके पास यहाँ पंजीकरण है, तो आपको यहाँ पर पुनः सेवा योजन कार्यालय में पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? तो 2 कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयी है उत्तराखंड में, तो आप पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप पूर्व सैनिक हैं और आपका सेवा कल्याण पुनर्वास कार्यालय में पंजीकरण है, तो आपको भी सेवा एजेंट कार्यालय यानी एम्प्लॉयमेंट ऑफिस रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो देखिए, इन दोनों के अलावा सभी को एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में रजिस्ट्रेशन की जरूरत है। आप देखिए 29 तारीख को उसकी लास्ट डेट है और आप देखिए जल्द ही इसका रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, ठीक है? कुछ टाइम में बन जाता है, ऑनलाइन इसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, या आप अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से भी बना सकते हैं, ठीक है? ज्यादा उसमें पैसा भी नहीं लगता है, तो ये आपको टाइम पे बन जाएगा और टाइम पे आप फॉर्म भी फिल कर लोगे। अब आगे बात करते हैं फाइनल ईयर स्टूडेंट के बारे में, ईडब्ल्यूएस वैलिडिटी के बारे में और अधिमानी अर्हता के बारे में जो डाउट है उसको क्लियर करते हैं, ठीक है? तो देखिए, फाइनल ईयर स्टूडेंट की अगर हम बात करें, कई लोगों का पूछना था कि हम फाइनल सेमेस्टर हमारा या फाइनल ईयर है हमारा रिजल्ट नहीं आया है, तो क्या हम इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं? तो ये तो सभी फॉर्म में होता है, आपका जो रिजल्ट है, रिजल्ट की हम बात कर रहे हैं, डिग्री की बात नहीं कर रहे। रिजल्ट चाहे ऑनलाइन आए, ठीक है? ऑनलाइन भी चलेगा रिजल्ट, लेकिन रिजल्ट जो है आपका 29 अगस्त 2021 से पहले आ जाना चाहिए, ठीक है? रिजल्ट आपका 29 अगस्त 2021 से पहले आपका आ जाता है, डिक्लेयर हो जाता है मान लिया, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। तो फाइनल ईयर स्टूडेंट को मैं कहना चाहूंगा, अगर आपका रिजल्ट आता है 29 अगस्त 2021 से पहले, तो इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर देखिए 29 अगस्त तक ये डेट सभी डॉक्यूमेंट के लिए है। अब हम ईडब्ल्यूएस की अगर बात कर रहे हैं, तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी होती है, अभी हाल ही में ही यूके ट्रिपल एस ने क्लियर किया था, एक फाइनेंशियल ईयर यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक इसकी वैलिडिटी होती है, ठीक है? इसके बीच का आपका बना होना चाहिए। मान लिया देखिए आपका 1 मार्च को ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनता है, तो ये आपका 31 मार्च को ही एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है? तो आपका सर्टिफिकेट जो है 29 अगस्त तक वैलिड होना चाहिए, यानी कि आप मान लिया जून 2021 में आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाते हैं, तो 29 अगस्त 2021 को वैलिड होगा, ठीक है? इससे पहले का आपका हर कोई डॉक्यूमेंट, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, ईडब्ल्यूएस है या कोई भी कैटेगरी का डॉक्यूमेंट है, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डॉक्यूमेंट है, सारे 29 अगस्त से पहले के होने चाहिए या 29 अगस्त तक के होने चाहिए, ठीक है? तभी वो वैलिड माने जाएंगे। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी आप फॉर्म फिल करते हैं, तो आप देखिए अच्छे से फॉर्म को चेक कर लीजिए। फाइनल सबमिट करने से पहले तो आप एक बार अच्छे से फॉर्म को चेक कर लें कि सारी डिटेल सही है या नहीं है, ठीक है? बाद में आप कमेंट करते हो कि गलती से हमसे ये हो गया है, गलती से हमारा ये हो गया है, तो गलती ना हो इससे अच्छा आप 2-3 बार वेरीफाई करके उस फॉर्म को फिल करें, ठीक है? अच्छे से इत्मीनान से फॉर्म फिल करें, ज़्यादा जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। तो अच्छे से देख के हर सेक्शन को अच्छे से पढ़ के, रीड करके आप उस फॉर्म को फिल करें, ताकि आपको कोई संकोच ना हो, बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई टेंशन ना हो फॉर्म फिलिंग के संबंध में कि आपका एडमिट कार्ड आएगा या नहीं आएगा। तो इसलिए आप जो है अच्छे से फॉर्म को फिल करें। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अधिमानी अर्हता के बारे में। तो देखिए अधिमानी अर्हता देखिए यहाँ पर दिया गया है यूके पीएससी द्वारा, साथ ही में दिया गया था शैक्षिक अर्हता एसेंशियल एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन होती है उसके साथ ही नीचे दिया गया है। तो लोगों को लग रहा था कि ये भी एक एसेंशियल क्वालिफिकेशन है इस फॉर्म को फिल करने के लिए, ठीक है? तो देखिए ये जो है एक एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है, ठीक है? ये है प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन। अधिमानी अर्हता मतलब होता है, मान लिया आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है?
कोई 2 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका जो नंबर है वो सेम है मान लिया, ठीक है? अब किसका सिलेक्शन होगा, ठीक है? मान लिया आपके भी नंबर 150 हैं और किसी अन्य अभ्यर्थी के भी 150 हैं, ठीक है? अब सिलेक्शन किसका होगा इसमें से? तो इसमें देखिए उसको प्रेफ़रेंस दी जाएगी, मतलब कि आपको होता है ना कि आपका कई बार टाइपिंग में होता है, आपकी वो हिंदी के साथ-साथ इंग्लिश आती है तो आपको प्रेफ़रेंस दी जाती है उसमें, ठीक है? तो आपको प्रेफ़रेंस दी जाएगी अगर आपके पास ये एक्सपीरियंस है टोटल आर्मी का या आपके पास एनसीसी बी सर्टिफ़िकेट है, तो आपको यहाँ पर प्रेफ़रेंस दी जाएगी, आपका सिलेक्शन हो जाएगा और जो दूसरा जिसके पास नहीं है, वो बाहर हो जाएगा, ठीक है? तो ये जो है एक प्रेफ़रेंशियल क्वालिफ़िकेशन है, ये आपके पास नहीं भी है, तो आप इस फ़ॉर्म को फ़िल कर सकते हैं, लेकिन आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, ठीक है? स्नातक आपकी आवश्यक है, सभी पोस्टों के लिए कि आपके पास स्नातक होना आवश्यक है, लेकिन किसी-किसी पोस्ट में कृषि के साथ स्नातक माँगा गया है, वो अलग बात है। लेकिन ये जो है एक एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन नहीं है, ठीक है? तो इसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिएगा और ये तो सभी में माँगा जाता है, यूकेपीएससी या यूके ट्रिपल एससी में भी ये माँगा जाता है, ठीक है? तो इसको आप टेंशन मत लीजिए। तो यहाँ पर देखिए आई होप कुछ डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर इसके बाद भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है? और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएँगे कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, ठीक है? तो ये था इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।